नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या हैं इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस घरेलू दर्शकों के सामने आरसीबी की चुनौती से होगी 2-4। चोटिल जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड वापस, आर्चर की जगह यॉर्कर स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन मुंबई इंडियंस में हुए शामिल। आखिरी गेंद पर चौका जमा, रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिलाई पंजाब किंग्स पर जीत। प्लेऑफ की रेस में बने रहने की उम्मीदों को रखा बरकरार। दीपक भोरिया का जोरदार पंच, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में चीन के मुक्केबाज को धूल चटाई। लॉरियस अवार्ड में चमका अर्जेंटीना, लायनल मेसी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तो अर्जेंटीना को टीम ऑफ द ईयर का खिताब। महिला वर्ग में जमैका की स्प्रिंटर शेली एंड फ्रेजर प्राइस को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। और चैंपियंस लीग में आज रात सेमीफाइनल में गत विजेता रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी होंगे आमने सामने। सिटी के पास पिछले सीजन में मिली हार का हिसाब चुकता करने का होगा मौका। और आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की खबरों के साथ। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यह मुकाबला मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े पर खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई को इस सीजन में आरसीबी के हाथों हार मिल चुकी है। इस मुकाबले में मुंबई की कोशिश पिछली हार का हिसाब चुकता करने की होगी। वहीं आज दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब पहुंचने की भी होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ होगी। ये मुकाबला मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों को पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई को आखिरी मैच में चेन्नई के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, तो वहीं बेंगलोर को दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से पटखनी दी थी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई की टीम को इस सीजन में आरसीबी के हाथों हार मिल चुकी है। इस मुकाबले में मुंबई की कोशिश आरसीबी द्वारा मिली पिछली हार का हिसाब चुकता करने की होगी। बात अगर मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन की करें तो इस सीजन में मुंबई की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत मिली है, जबकि 5 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में मुंबई की टीम 10 अंकों के साथ 8वें पायदान पर बनी हुई है। वहीं आज अपना 11वां मैच खेलने उतर रही आरसीबी को भी अब तक खेले गए 10 मैचों में से 5 में जीत और 5 में हार मिली है। हालांकि बेहतर नेट रन रेट की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अंक तालिका में 6वें पायदान पर काबिज है। मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच हेड टू हेड की बात करें तो मुंबई का पलड़ा भारी है। मुंबई की टीम अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। वहीं बेंगलोर को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। वहीं आईपीएल में दोनों टीमें अब तक 31 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से मुंबई को 17 बार जीत मिली है, जबकि बेंगलोर के नाम 14 जीत दर्ज है। आज के मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश पिछले मुकाबले में मिली हार को भुलाकर जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब पहुंचने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वैसे इस मुकाबले से पहले मुंबई की टीम को एक बड़ा झटका भी लगा है। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर फिटनेस समस्या की वजह से आईपीएल के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं। मुंबई इंडियंस ने उनकी जगह पर इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन को टीम में शामिल किया है। 5 बार की चैंपियन मुंबई ने बताया कि आर्चर अपने देश इंग्लैंड वापस लौटेंगे और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की निगरानी में रहेंगे। इस सीजन में मुंबई के 10 मैचों में वो 5 मैचों में ही खेले थे। मुंबई इंडियंस ने साल 2022 में मेगा ऑक्शन में उन्हें 8 करोड़ में खरीदा था। जोफ्रा 2022 में भी एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। आर्चर की रिकवरी और फिटनेस पर ईसीबी द्वारा नजर रखी जा रही है। वह अपने रिहैबिलिटेशन पर ध्यान देने के लिए इंग्लैंड वापस लौटेंगे।
अब बात कर लेते हैं केकेआर की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। इस जीत के साथ ही कोलकाता के पास अब 11 मैच में 10 अंक हो गए हैं और ये टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गई है। रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 180 रन का लक्ष्य रखा, जिसे कोलकाता की टीम ने 5 विकेट खोकर आखिरी गेंद में हासिल कर लिया। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 51 रन बनाए, जबकि आंद्रे रसेल ने 42 रन की पारी खेली। वहीं पंजाब के लिए शिखर धवन ने 57 रन की पारी खेली। और खेल जगत की कुछ और खबरों को नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप के जरिए। अखिल भारतीय सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने ईशान किशन को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए केएल राहुल के विकल्प के रूप में चुना है। केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए आईपीएल मैच के दौरान चोट लग गई थी। बीसीसीआई की प्रेस रिलीज में उमेश यादव और जयदेव उनादकट के चोट के बारे में भी बताया गया है। हालांकि उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में इन दोनों गेंदबाजों के खेलने की उम्मीदें अभी बाकी हैं। WTC फाइनल लंदन के ओवल स्टेडियम में 7 से 11 जून के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ताशकंद में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। ताशकंद में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पहली बार विश्व चैंपियनशिप खेल रहे भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने मोल्दोवा के सर्गेई नोवाक को हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। प्रतियोगिता के 54 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन ने सर्गेई को 5-0 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज नवीन को हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 16 के मैच में नवीन को 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता स्पेन के इमैनुअल रेज ने 5-0 से शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय मुक्केबाज गोविंद को हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोविंद को शीर्ष वरीय और 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शकील ने 5-0 के अंतर से हराया। भारतीय भारोत्तोलक अजीत नारायण एशियाई चैंपियनशिप की पुरुषों की 73 किलोग्राम स्पर्धा के ग्रुप बी में पहला स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। अजीत कुल 307 किलोग्राम भार उठाकर पहले स्थान पर रहे। वहीं 73 किलोग्राम वर्ग के ग्रुप बी में ही भारतीय भारोत्तोलक अचिंता शूली ने 305 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरे स्थान पर रहे। भारत के इन दोनों भारोत्तोलकों को उनके शुरुआती भार के आधार पर ग्रुप बी में रखा गया था। भारोत्तोलन में अधिकतम शुरुआती भार रखने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप ए और उसके बाद के खिलाड़ियों को ग्रुप बी में रखा जाता है। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 18 मई से शुरू होने वाली 3 मैचों की श्रृंखला के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। गोलकीपर सविता पुनिया को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि दीप ग्रेस इका टीम की उप कप्तान होंगी। बिच्छू देवी खाबी राम टीम में शामिल दूसरी गोलकीपर हैं। बात कर लेते हैं अब उज्बेकिस्तान में चल रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में चल रही पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज दीपक भोरिया का शानदार खेल जारी है। दीपक ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन के झांग जियामाओ को 5-0 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पूरे मुकाबले के दौरान दीपक का जबरदस्त पंच देखने को मिला, जिसके आगे चीन का मुक्केबाज अपनी जमीन को तलाशता नजर आया। एक अन्य भारतीय मुक्केबाज निशांत ने भी क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। निशांत ने 71 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में फिलिस्तीन के निदाल को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। निशांत जो थे वो विपक्षी मुक्केबाज को नॉकआउट करने में उन्होंने पूरी तरह से सफलता पाई। और अब बात कर लेते हैं रेसलिंग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन में सोमवार को एक अलग ही रंग देखने को मिला, जहां किसान यूनियन के नेताओं का मंच पर कब्जा नजर आया। यही नहीं, जंतर मंतर पर हंगामे की तस्वीर भी देखने को मिली। जंतर मंतर पर इन दिनों दिख रही ये तस्वीर किसी भी खेल प्रेमी को बिल्कुल भी रास नहीं आ सकती। नामी पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने प्रदर्शन के मोर्चे की तस्वीर का रूप और चरित्र दोनों बदलता दिख रहा है। सोमवार को इस कड़ी में ये आंदोलन अपनी दिशा से भटकता दिखा, जहां खाप पंचायतों और किसान यूनियन के नेताओं ने डेरा डाला
और इस आंदोलन के रंग को राजनीति का रंग चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने जमकर हंगामा किया। वैसे एक तरफ जहां जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के प्रेमनाथ अखाड़े से ताल्लुक रखने वाले युवा पहलवान इस मुहिम से खुद को जोड़कर नहीं देखना चाहते। इन युवा पहलवानों का मानना है कि इस तरह की मुहिम का असर खेल पर पड़ता है। इन युवा पहलवानों का साफ शब्दों में मानना है कि खिलाड़ी की रणभूमि खेल का मैदान होना चाहिए, न कि जंतर मंतर। मुझे राजनीति को लेना देना नहीं, हम अपने गेम पे फोकस है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने कैसे गेम पे फोकस रखते हैं 24 घंटे। इससे बच्चों को प्रेशर पड़ता है, बच्चों को ध्यान दें, इनसे बच्चों डरते हैं कि हमारा आगे भविष्य क्या होगा, इस वजह से बच्चों को डर लगता है, इससे हम लोग दूर रहते हैं। इससे खेल पर बहुत असर पड़ रहा है, मतलब टूर्नामेंट रुक जाते हैं बार बार बीच में। वैसे इन चीज़ों को कोई सब वो नहीं है उपयोग, कुछ बेकार ही चले जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना, जितना मैट पे खेलेंगे तो तब बनते रहेंगे, और सब धरने पे जाएंगे तो कहाँ से बच्चा खेलेगा। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, प्रैक्टिस का नुकसान हो रहेगा, और इसमें पॉलिटिकल ज़्यादा हो रहेगा, सारे राजनीति कर रहेंगे, कभी कोई पार्टी से आता है, कभी कोई पार्टी से आता है, यही सब हो रहा है इसमें। राष्ट्रमंडल खेलों और सीनियर एशियन में देश के लिए पदक जीत चुकी महिला पहलवान दिव्या काकरान के कोच विक्रम का भी मानना है कि मौजूदा परिवेश से खेल को नुकसान हुआ है। खेल के ऊपर तो फ़र्क पड़ता ही है। बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा ये घबराहट भी होती है कि भाई हमारा कंपटीशन आगे रुक तो नहीं जाएगा, कोई बात ना हो जाए, तो फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों को लेकर। अब ये बच्चे का मन ही ज़्यादा बता सकता है इस चीज़ के बारे में। एज ए कोच तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि बच्चे अगर इतने टाइम से किसी चीज़ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो कंपटीशन को खेलने को ना मिल पाए तो नुकसान है बच्चों का, आगे कैरियर का सवाल है उनके। किसी भी खेल संघ के अंदर विवाद का होना कोई नई बात नहीं, लेकिन मौजूदा समय में पहलवानों का धरना प्रदर्शन जिस राह पर आगे बढ़ रहा है, उससे नुकसान कहीं न कहीं खिलाड़ियों और खेल का ही है। ऐसे में इन बातों को खिलाड़ियों को भी समझना होगा और एक खिलाड़ी की तरह व्यवस्थित और अनुशासन के सभी मापदंडों पर खुद को उतारना होगा। तो मौजूदा परिवेश को देख करके तो यही कहा जा सकता है कि जो पहलवानी का अखाड़ा है वो इस वक्त राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो चुका है, क्योंकि बातों को अपने कहने का तरीका होता है, अपना लहजा होता है, लेकिन उस लहजे और उस बात से मंच से बातें जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रही, जिसका असर युवा खिलाड़ियों के खेल पे भी पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो देश के उभरते पहलवान हैं वो अपने को इन सब मामलों से दूर रखते हुए अपना फोकस जो है वो खेल पर ही लगाकर रखे हुए हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बहरहाल वक्त हो गया अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए खेल समाचार। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारे जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बात कर लेते हैं फुटबॉल की,
चैंपियंस लीग में आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला गत विजेता रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच खेला जाएगा। पिछले साल भी सेमीफाइनल इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था। उस मैच में रियल ने अंतिम पलों में हुए गोल की मदद से जीत हासिल करके फाइनल में स्थान बनाया था। ऐसे में मैन सिटी इस मुकाबले में पिछली हार का बदला लेने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। यूरोपियन क्लब फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता चैंपियंस लीग में आज पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रहे यूरोप के दो सर्वश्रेष्ठ क्लब रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी आमने सामने होंगे। ये दोनों ही टीमें पिछले साल भी सेमीफाइनल में एक दूसरे से भिड़ी थी। उस समय मैन सिटी ने दूसरे लेग के 90वें मिनट तक 5-3 की बढ़त बनाए रखी थी। हालांकि इसके बाद रियल मैड्रिड ने जोरदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया और बाद में स्पेनिश टीम खिताब भी जीतने में सफल रही। ऐसे में पहले लेग के आज होने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच एक बार फिर से खेल प्रेमियों को रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद है। मैन सिटी ने इस साल अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ईपीएल में खिताब जीतने के करीब पहुंची है। ऐसे में पेप गार्डियोला के नेतृत्व में पहले चैंपियंस लीग खिताब की तलाश में टीम की पूरी कोशिश इस अवे मुकाबले में बड़ी जीत हासिल करने की होगी। टीम के प्रमुख स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वे सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर मौजूदा सत्र में अब तक 50 से अधिक गोल कर चुके हैं। ईपीएल में एक सत्र में वे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रियल मैड्रिड के डिफेंस के लिए हालांड सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। वहीं महारेज और केविन डी ब्रायन भी अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। टीम के मैनेजर गार्डियोला की माने तो इस मुकाबले में बदला लेने के लिए टीम नहीं उतर रही है, बल्कि वे इस मैच को फाइनल में पहुंचने का सुनहरी अवसर मान रहे हैं। हम यहाँ बदला लेने नहीं आए हैं, ये हमारे लिए बस एक अवसर है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, एक दिन हम अपना लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे। एक दिन हम फाइनल में भी पहुंचने में सफल होंगे और खिताब भी जीतेंगे। हम यहाँ पर ये सभी इसी सत्र में हासिल करने आए हैं। हालांकि ये आसान नहीं होगा। पिछले साल भी हम फाइनल में पहुंचने के करीब थे, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे खिलाफ रियल मैड्रिड की टीम है। रियल मैड्रिड के खिलाफ खेलना हमेशा से ही मुश्किल होता है। रियल या किसी भी शीर्ष टीम के खिलाफ इस जगह पर खेलते हुए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। बात अगर गत विजेता रियल मैड्रिड की करें तो टीम अपने खिताब की रक्षा के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। ला लीगा में भले ही वो खिताबी रेस में बार्सिलोना से पिछड़ गए हों, लेकिन चैंपियंस लीग में रियल की टीम एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रही है। टीम चैंपियंस लीग के इतिहास की सबसे सफल टीम है। ऐसे में वो घरेलू मैदान पर होने वाले आज के मैच में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। टीम के अनुभवी खिलाड़ी करीम बेंजेमा बढ़ती उम्र के साथ और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो रियल मैड्रिड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं युवा खिलाड़ी विनिसियस जूनियर और रॉड्रिगो भी काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। टीम के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी की माने तो हालांड के साथ साथ पूरी मैन सिटी की टीम ही काफी खतरनाक है। हालांड एक खतरनाक खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक असाधारण खेल दिखाया है, खासकर गोल करते समय। वो एक खतरनाक खिलाड़ी हैं। हालांकि हालांड के खिलाफ बात करते समय हमें पूरी टीम का भी ध्यान रखना होगा। पूरी मैन सिटी की टीम काफी खतरनाक है। उनके खिलाड़ियों ने अब तक शानदार खेल दिखाया है और उनका डिफेंस अटैक दोनों बढ़िया है। हम केवल हालांड को रोकने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमें एक खतरनाक टीम को रोकना है। मेरे ख्याल से हमारे पास जीतने का मौका है। बात अगर आंकड़ों की करें तो रियल मैड्रिड और मैन सिटी के बीच अब तक 8 मैच हुए हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस अहम मुकाबले के लिए रियल मैड्रिड की टीम में अनुभवी ल्यूका मॉड्रिच की वापसी होने जा रही है। वे चोट के चलते पिछले कुछ समय से मैदान से दूर थे। पिछले सप्ताह कोपा डेल रे का खिताब जीतने वाली रियल मैड्रिड की नजर चैंपियंस लीग का खिताब जीतकर इस साल 2 खिताबी जीत हासिल करने पर होगी। दूसरी तरफ मैन सिटी की नजरें खिताब की हैट्रिक पर होगी। ईपीएल में वो खिताब जीतने की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं, तो वहीं एफए कप और चैंपियंस लीग के खिताब के भी वे प्रबल दावेदार हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बड़ा मुकाबला जो है वो सामने होगा आज देर रात। अब बात कर लेते हैं लॉरियस अवार्ड्स की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक भव्य आयोजन में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। वहीं फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना को टीम ऑफ द ईयर का खिताब मिला। मेसी दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही साल में टीम और व्यक्तिगत रूप में इस पुरस्कार को अपने नाम किया है।
महिला वर्ग में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जमैका की स्प्रिंटर शैली एन फ्रेजर प्राइस को दिया गया। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी और उनकी विश्व विजेता टीम अर्जेंटीना ने लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड अपने नाम कर लिया। फ्रांस के पेरिस में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान लियोनेल मेसी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में इस खिताब से नवाजा गया। वहीं फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना को टीम ऑफ द ईयर का खिताब मिला। कतर विश्व कप में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने विश्व कप पर कब्जा जमाया था। मेसी दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही वर्ष में टीम और व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। इस तरह की पहचान मिलना हमेशा अच्छा होता है। हालांकि अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ विश्व चैंपियन बनने के अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए भाग्यशाली था। इसमें लंबा समय लगा, व्यावहारिक रूप से मेरा लगभग पूरा करियर, लेकिन मुझे अंत में मैंने ये हासिल कर लिया। इसकी मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं हर चीज से गुजरा, बार्सिलोना के साथ बहुत सारी खुशियां और राष्ट्रीय टीम के साथ बहुत सारा दुख, लेकिन मैं कभी नहीं रुका। मैं इस पूरे अर्जेंटीना के साथ साझा करना चाहता हूँ। वही जमैका की स्प्रिंटर शैली एन फ्रेजर प्राइस को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया। शैली एन ने पिछले जुलाई में ओरेगोन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर रेस का खिताब जीता था। इस जीत के साथ वे चैंपियनशिप में व्यक्तिगत ट्रैक इवेंट में 5 स्वर्ण जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। मैं आमतौर पर नहीं रोकती, लेकिन इस मौके पर खुद को रोक नहीं पाई। मैं पहले इस पुरस्कार के लिए लॉरियस एकेडमी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे कई बार नामांकित किया गया है। मैं वास्तव में इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए यहाँ आकर सम्मानित महसूस करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह सभी जमैका की युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बने। 2022 यूएस ओपन जीतने के बाद एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। सबसे पहले इस पुरस्कार के लिए नामित साथी उम्मीदवारों को बधाई। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस पुरस्कार का क्या मतलब है। मैं एक ऐसे खेल में हूँ जहाँ मैदान पर मैं अकेला हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे एक टीम है जिसके बिना ये संभव नहीं होगा। मैं उन सभी के बलिदान, उनके संघर्ष के बारे में सोचना चाहता हूँ। अपनी टीम के साथ ये पुरस्कार जीतना, उन्हें मेरे साथ रखना बहुत मायने रखता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित खिलाड़ियों का चयन वैश्विक मीडिया द्वारा किया जाता है, जबकि विजेताओं का फैसला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी के 71 सदस्यों द्वारा की जाती है। इन पुरस्कारों की शुरुआत साल 2000 में हुई थी, जिसके बाद से ये अवार्ड प्रत्येक साल प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत साल 2000 में हुई थी, जिसके बाद से ये पुरस्कार प्रत्येक साल प्रदान किए जाते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं तैराकी की। तैराकी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज आपको एक ऐसी तैराकी दिखाएंगे जो बोलिविया की प्राचीन झील टिटिकाका में आयोजित हुई। किन वजहों से यहां तैराकी सुर्खियों में है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखने में ये नजारा बेहद आम लग रहा हो और तैराकी का ये दृश्य मन को मोह रहा हो, लेकिन असल मायने में इस पानी में तैराकी करना किसी युद्ध लड़ने के समान है। ये नजारा बोलिविया की प्राचीन झील टिटिकाका का है। हाई एल्टीट्यूड पर स्थित इस झील का पानी बेहद ठंडा है। इस झील में विश्व भर के तैराकों ने तैराकी कर अपने आप को एक नए अनुभव के दौर से गुजारा और करीब 7.5 किलोमीटर तक तैराकी की, जिसके बाद इस झील में तैराकी के अपने अपने अनुभव को इन तैराकों ने कुछ इस तरह सामने रखा। देखिए, इस झील का हाई ऑल्टीट्यूड पर होना थोड़ा मुश्किल बना देता है। आम तैराकी से यहाँ की तैराकी की तुलना करें तो यहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है और आपको ज्यादा थकान होती है। और फिर तैराकी के बाद जो ठंड होती है, तापमान 4 या 5 डिग्री कम हो जाता है। इसलिए जब आप 2.5 घंटे तक तैराकी करते हैं इतनी ठंड और हाई ऑल्टीट्यूड पर, तो ये वाकई आसान नहीं होता और काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। देखिए, मैं अगले 2 महीने में 64 साल की हो जाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, इतनी खूबसूरत जगह पर तैराकी करना मुझे संतोष से भर देता है और ये एक अतुलनीय जगह है। हाँ, कुछ डर जरूर है, बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ 4 डिग्री का तापमान है। जाहिर तौर पर चुनौतियां जहां ज्यादा होती हैं, वहां रोमांच भी अपना असर दिखाता है और इससे पार पाकर जिसे सफलता मिलती है
उसे ही असली सुकून आता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। का अपना एक अलग ही रोमांच है। बहरहाल खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।